नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय विशेष। हम लोगों ने कल जो इतिहास की एक सीरीज शुरुआत की है, जिसमें हमने इतिहास की उपयोगिता को बताया कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद जो हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, उसमें दरअसल इतिहास का विभाजन क्या है, इसको कैसे बांटा जाता है, और हमारे IAS सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें कहाँ कहाँ किस भाग का कितना महत्वपूर्ण है, कितना योगदान है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास को बांट के देखते हैं। इतिहास को दरअसल 3 भागों में बांटा जाएगा मुख्य रूप से, जिसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, या इंग्लिश में इसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। और सेकंड पार्ट जो रहता है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा पार्ट रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास। ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इतिहास का एक विभाजन किया गया है कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये प्राचीन को प्राचीन क्यों कहते हैं, इसकी जानकारी करना बहुत जरूरी है। या फिर मिडिवल को मिडिवल क्यों कहते हैं, या आधुनिक को आधुनिक क्यों कहते हैं। इन तीनों में विचारधारा को लेकर के अंतर है। जैसे आप जानेंगे कि प्राचीन को प्राचीन क्यों कहते हैं, तो इसके जानने के 2-3 कारण हैं या क्यों कहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन हम पढ़ते हैं इतिहास में, ये आधुनिक मानव से स्टार्ट होता है, या कहें आदि मानव से स्टार्ट होता है, जहां मनुष्य एक कपि नाम के बंदर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया में शामिल होता है। जिनको आपने 6-7 के NCERT में पढ़ा होगा, देखा होगा कि मनुष्य पहले जानवर की तरह हुआ करता था, और फिर जानवर से धीरे धीरे आदि मानव से फिर मनुष्य बनने की प्रक्रिया में शामिल हुआ है। तो कपि नाम के बंदर से मनुष्य के विकसित होने का जो क्रम रहा है, यह हम इतिहास जहाँ से पढ़ते हैं, वो आदि मानव की प्रक्रिया है। कल हमने जिक्र किया था इतिहास की परिभाषा में कि इतिहास गुजरे हुए समय का अध्ययन है। तो जब से मनुष्य ने कुछ गतिविधि करना स्टार्ट कर दी है, मनुष्य धरती पर आया है, वो बायोलॉजी का विषय है। ये धरती कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये सब ज्योग्राफी के संबंध में चीज़ें आती हैं। ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। लेकिन जब से मानव ने कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, मनुष्य ने कुछ घटनाओं को अंजाम देना शुरुआत कर दिया है, वहीं से हमारा इतिहास शुरुआत हो जाता है। जैसे मनुष्य ने शुरुआती जीवन में कई सारे आविष्कार किए हैं। जैसे आदि मानव पहली बार आया तो इसने शिकार की पद्धति को जन्म दिया, शिकार करना स्टार्ट किया। शिकार के बाद आपने देखा कि इसने आग की खोज की, आग का आविष्कार किया। और फिर आप देख रहे हैं पहिए का आविष्कार किया। तो कृषि की शुरुआत इसी काल में हो रही है। लोहे का आविष्कार इसी काल में हो रहा है। मनुष्य ने शासन प्रशासन की पद्धतियों का विकास, राजनीतिक इकाइयों का विकास, जैसे हम जिसको राज्य आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो आप NCERT में 16 महाजनपदों को पढ़ रहे होंगे, जो 16 राज्यों के रूप में स्थापित हैं। तो जो भी आज हम आधुनिक तौर पर देख रहे हैं, जो हमारा समाज जिस चीज़ों से चल रहा है मिलकर के, उन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट एंशिएंट काल में हुआ है, प्राचीन काल में हुआ। इसीलिए हम इस वाले पार्ट को प्राचीन भारत का इतिहास कह देते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मनुष्य के जीवन में एक प्रयोगों का दौर है, जहां उसने बोलना सीखा है, जहां पर भाषाओं का विकास हुआ, जहाँ पर एक संस्कृति का विकास हुआ,
जहाँ उसने पहली बार लिखना सीखा है, देखना सीखा। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जब आप गुफा में जाएंगे तो आप देखेंगे पहली बार चित्रकारी करने का काम मनुष्य ने वहाँ कर रहा है। और उस चित्रकारी को देख करके आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि मनुष्य के सोचने का विकास पहली बार इसी पद्धति में हो रहा है। तो ये शिकारी आदि मानव है, शिकारी बन रहा है, आग का आविष्कार कर रहा है, पहिए का आविष्कार कर रहा है। ये सब जो चीजें हो रही हैं वो एक प्रयोग के तौर पर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट काल है, ये प्रयोगों का दौर है। इस पर लगातार प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए इसको प्राचीन भारत का इतिहास कह रहे हैं। ये प्रयोग प्राचीन काल में हुए। क्लियर है? दूसरी बात, मध्यकालीन भारत की बात कहते हैं। तो मध्यकाल भारत का इतिहास या मध्यकालीन जो हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, ये है क्या? तो आप इसकी परिभाषा एक लाइन में दे सकते हैं कि प्राचीन और आधुनिक इतिहास के बीच की कड़ी है ये। तो जिसको मध्यकालीन भारत का इतिहास कह रहे हैं, ये बीच की कड़ी जो रही है। मध्यकाल का दौर भारत में नहीं, यूरोप में भी आया है, हर जगह देखने को मिला हुआ है। तो मध्यकाल की विशेषताओं में जो चीजें रही हैं, जैसे कि बहुत सारे अंधविश्वास रहे, देखेंगे गौर करें तो मध्यकाल का दौर जो रहा है ये अंधविश्वासों का दौर रहा है। अंधविश्वासों का दौर रहा। यहाँ धर्म का प्रभाव ज्यादा रहा, धार्मिक चीजें ज्यादा रही। जैसे आप एंशिएंट में देखेंगे कि जो वैदिक काल जो परंपरा होती है, वैदिक पीरियड जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सभा समिति जैसी संस्थाएं होती हैं और महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, महिला उसमें भागीदारी कर रही हैं, है ना। आपने वेदों को लिखने का काम हो रहा है तो वेदों में महिलाओं को लिखने की बात हो रही है। तो जो हमारा एंशिएंट काल रहा, मैंने कहा प्रयोग का दौर था, वहाँ एक खुला हुआ समाज था। लेकिन मध्यकाल आते आते हुए समाज में कई सारे रूढ़िवादी प्रथाओं ने जन्म ले लिया, समाज प्रथाओं से जकड़ा हो गया, समाज में धर्म का प्रभाव ज्यादा होने लगा। आप मध्यकाल देखेंगे तो हमारे यहाँ जो एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिसका नाम है जेम्स मिल, उसने 1817 एडी में पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में मध्यकाल को मुस्लिम काल कह दिया। तो मुस्लिम काल कहने का मतलब है धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन कर दिया। तो यहाँ जैसे आप मुगल सल्तनत देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे, ये जितने भी शासक आए उसमें से अगर एक दो शासक को हम छोड़ दें तो हर शासक का उद्देश्य यही रहा है कि चीजें धर्म से शासन प्रशासन रहा है। आप बलबन पढ़ेंगे हमारे साथ में तो देखेंगे उसने अपने आप को, जो सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर की प्रगति का बताया है, ईश्वर के दिया हुआ पद है और सुल्तान ईश्वर के बाद दूसरा प्रतिनिधि है। कुछ सुल्तानों ने आकर अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो आप देखेंगे वह धर्म का प्रभाव शासन प्रशासन में सबसे ज्यादा रहा है। दूसरा बात देखेंगे तो समाज के तौर पर ये मध्यकाल में सामाजिक अंधविश्वास मैंने लिखा है, लेकिन समाज का विकास जो है या कहूँ सामाजिक विकास, ये अवरुद्ध हो गए इस समय। सामाजिक विकास लोगों का रुका हुआ है। जैसे शिक्षा पद्धति की बात जो हो रही है या बहुत कम हो रही है या किसी एक वर्ग को दी जा रही है, या आप देखेंगे इसी समय कई सारी कुप्रथाओं की शुरुआत हो जा रही है ना। तो ये जो मध्यकालीन का दौर रहा है, एक हम कह सकते हैं ठहरे हुए समाज की बात होती है। मध्यकाल का दौर भारत में तो आया है, इसके बाद यूरोप में भी आया है, जिसमें मैंने अभी बताया कि पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में होती है। तो पुनर्जागरण का मतलब यही था कि पुनः जागना। पुनः जागने का मतलब है कि कभी सो गया था समाज, और सो गया था इसका मतलब है कभी जाग रहा था। और ये बात हमारे भारत में भी लागू होती है कि जब हम एंशिएंट काल की बात कर रहे हैं, जब प्रयोग का दौर चल रहा है, वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की बात हो रही है। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ ऋग्वेद में महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने की बात हो रही है, और मेडिवल काल में महिला को एक उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। तो दोनों कालखंडों में आप देखेंगे तो विचारधारा को लेकर के अंतर है। तो इसीलिए कह रहा हूँ सामाजिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया है, चाहे वो महिला की शिक्षा को लेकर के हो या हमारा समाज का जो विभाजन हो या फिर शासन प्रशासन की बात हो। यहाँ जो राज्य की प्रक्रिया रहेगी वो आप देखेंगे तो यहाँ शासन सत्ता है वो राजतंत्र है, राजतंत्र की बात हो रही है।
शासन वंशानुगत है, वंशानुगत शासन की बात हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनने की बात हो रही है। इसीलिए हम इसको मध्यकाल कह रहे हैं, जो एक ठहराव का दौर है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब इन्हीं सब बातों का उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। आधुनिक का मतलब होता है नवीन विचारधारा, मॉडर्न, इंग्लिश में इसको मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न जो शब्द यूरोप के लोगों ने दिया हुआ है, और जब यूरोप की चीज़ें इधर की ओर आ रही हैं तो आप समझेंगे कि अंधविश्वास की जगह पे आप देखेंगे इधर नए नए प्रयोगों की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पहली बार न्यूटन ने बताया कि जो ऊपर से गिरने वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनका एक कारण है, एक बल, एक फोर्स की वजह से नीचे की ओर आ रही है। जबकि यही बात अगर मिडेवल में आप किसी से पूछेंगे तो वहाँ लोगों के द्वारा, भारत की बात करें तो कहा जाता है ये तो ईश्वर की मर्जी है। अगर यूरोप में पूछेंगे तो वहाँ कहा जा रहा था ये तो ईसाई धर्म के लोगों की मर्जी है, जो पोप थे उनकी मर्जी है। कारण नहीं बताया गया। यहाँ जो चर्चा होती रही, आप जब एंशिएंट की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहे, इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो ऊपर से नीचे चीजें गिर नहीं होती, उनके गिरने का अपना एक कारण है। आर्यभट्ट ने यहाँ तक बताया कि पृथ्वी पर जो दिन और रात जो हो रहे हैं उनके कारण क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति को, पृथ्वी की घूर्णन गति को बता दिया। लेकिन मध्यकाल में जब आप पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से, शासक से, तो यहाँ ये चर्चा होती थी कि पृथ्वी नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। जैसे एक बरसात का मामला ले लीजिए कि जब वर्षा होगी ईश्वर की मर्जी पर होगी, सूखा पड़ेगा ईश्वर की मर्जी पर पड़ेगा। मतलब हर बात को ईश्वर से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, और इधर ईश्वर से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। जब न्यूटन ने इधर गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी लॉ की बात कही, तो पता चला कि ऊपर से गिरने में किसी वस्तु का ईश्वर की शक्ति का मामला नहीं है। यहाँ मिडेवल की बात करें तो यहाँ हमेशा ईश्वर के अंदर बात हो रही है, ईश्वर सेंटर में है, मनुष्य सेंटर में नहीं है, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप जब इधर बात कर रहे होंगे तो मैंने कहा प्रयोग का दौर हो रहा है, इधर जो बात हो रही होगी वो मनुष्य सेंटर में है, या मनुष्य को रखकर के बात हो रही होगी, मनुष्य के अधिकारों की बात हो रही होगी, या मानव अधिकारों की बात हो रही होगी। मध्यकाल का और मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास में एक बड़ा अंतर है कि यहाँ ईश्वर सेंटर में है, मनुष्य सेंटर में नहीं है। यहाँ मानव सेंटर में है, मनुष्य की बात होगी, ईश्वर की बात नहीं होगी। प्रयोग की बात जैसे मैं कर रहा था तो यहाँ कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है, जहाँ ग्रहों के सिद्धांत की बात हो रही है। कैप्लन ने ग्रहों के सिद्धांत दिए, और कैप्लन ने बताया कि किस तरीके से ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। तो इधर प्रयोग के माध्यम से दूरबीन का आविष्कार देखेंगे आप, इसी दौरान हो रहा है। पहले स्वर्ग की बात होती थी, नरक की बात होती थी मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और इधर जब दूरबीन का आविष्कार हो गया, रॉकेट का आविष्कार हो गया, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, दूरबीन से सब कुछ देख रहे हैं, तो कहीं स्वर्ग नजर नहीं आ रहा। तो स्वर्ग और नरक की जो संकल्पना थी वो मिडेवल में थी, या खत्म हो जाती है। दूसरी बात देखेंगे सामाजिक विकास। तो जब मानव अधिकारों की बात हो रही होगी तो समझेंगे कि मनुष्य का विकास, समाज का विकास अपने आप होने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं जब मानव अधिकारों की बात हो रही है तो मानव अधिकारों में शिक्षा, इसकी बात हो रही है, निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही है। आप देखेंगे स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। जबकि मध्यकाल में आप दास प्रथा जैसी चीजें देख रहे हैं, लोगों से फ्री में काम कराने की बात हो रही है, मानव अधिकारों की बात हो रही है, तो मूल अधिकारों की बात हो रही है। संविधान एक कानून की बात हो रही हो, जो यहाँ कोई कानून नहीं, राजा ही सर्वेसर्व कानून हो। यहाँ राजतंत्र है तो यहाँ आप देखेंगे लोकतंत्र की बात हो रही है। इतना बड़ा अंतर है। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन और उसकी आने वाली पीढ़ियों का शासन। यहाँ देखिए लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन की बात हो रही होगी, पूरा उल्टा हो जाता है। प्रजा सेंटर में है, वहाँ एक व्यक्ति सेंटर में है। लोगों के द्वारा मतदान के माध्यम से एक व्यक्ति का चुनाव हो रहा है। आप समझेंगे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी मनमर्जी से नहीं रह सकते हैं,
उनको जब तक जनता चाहेगी तब तक रखेगी, जब चाहेगी तब हटा देगी। कितनी अच्छी शासन व्यवस्था है, जो मध्यकालीन दौर में कभी नहीं थी। राजा ने जो बात कह दी वही सत्य प्रतीत मान ली जाती थी, और इधर अब जनता की बात हो रही होगी, मानव अधिकारों की बात हो रही होगी। तो ये आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को जब भी आपसे कोई इनकी परिभाषा, इनके अंतर के लेवल की बात करें तो आप इन आधारों को रख करके बात कर रहे हैं, हवाई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों में अंतर हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी बीच में जेम्स मिल का नाम लिया था। जेम्स मिल ने, जैसे कि यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास को उसने, एक इतिहासकार है जेम्स मिल, जेम्स मिल कक्षा 8 की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी में जेम्स मिल ने 1817 एडी में एक पुस्तक लिखी है, ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ए ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक लिखी है 1817 एडी में, उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो भारत का इतिहास है उसको विभाजन अलग तरीके से किया है। जैसे उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को कह दिया है हिंदू काल, इसको लिखूंगा, इसको कह दिया उन्होंने हिंदू काल। क्यों कह दिया हिंदू काल? क्योंकि जब से मौर्य वंश की स्थापना हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन रहा है, और चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश में जो शासक आए वो सभी हिंदू हैं, और अंतिम शासक हर्षवर्धन तक आ पाएंगे गुप्तोत्तर काल में। तो आप देखेंगे कि यहाँ सारे के सारे शासक हिंदू हैं, तो उसने इस आधार पर एंशिएंट काल को हिंदू काल कह दिया। और जब मध्यकालीन की बात हो रही है तो वो मध्यकाल को कह रहा है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल, एक बात समझेंगे कि हिंदू काल, मुस्लिम काल, ये जो विभाजन किया जा रहा है क्यों, मतलब किस आधार पर किया जा रहा है? धर्म के आधार पर किया जा रहा है। तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग अकॉर्डिंग या हिंदू काल या मुस्लिम काल, मतलब यहाँ मुसलमानों ने शासन किया, हिंदुओं ने शासन किया। आप देखेंगे यहाँ कौन शासन कर रहा है? ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कौन सा काल आएगा? ब्रिटिश काल आएगा। लेकिन यहाँ ब्रिटिश काल नहीं कहा उसने, यहाँ कहा सॉरी, जैसे हिंदुओं के काल को हिंदू काल और मुसलमानों के काल को मुस्लिम काल, और ब्रिटिश कौन थे? ईसाई। तो उसको यहाँ कहना चाहिए था रीजनिंग के अनुसार ईसाई काल, लेकिन उसने ईसाई काल नहीं कहा, उसने क्या कहा? ब्रिटिश काल। मॉडर्न हिस्ट्री को उसने ब्रिटिश काल कह दिया। तो ये जो भारत के इतिहास का विभाजन उसने किया, वो दरअसल विभाजन करने में न्याय नहीं किया, उसने अन्याय कर दिया। अन्याय कैसे कर दिया आप समझिए बात को, कि यहाँ हिंदुओं के शासनकाल को हिंदू काल कह रहा है, मुस्लिम शासनकाल को मुस्लिम काल शासनकाल मुस्लिम काल कह रहा है। तो ब्रिटिश कौन थे? ईसाई थे, ईसाई काल कहना चाहिए था, उसने ब्रिटिश काल कह दिया। मतलब अंग्रेजों को अपने आप को धर्म से अलग रखा, अपना विभाजन नहीं किया। और दूसरी बात जब देखेंगे कि मुस्लिम काल की बात हो रही है, तो मुस्लिम काल में मध्यकाल में मुस्लिम काल कह रहा है कि सभी ने मुस्लिम शासक थे। दक्षिण भारत में आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य ने आप देखेंगे सारे हिंदू शासक है वहां पर। जो ये बात सही नहीं लग रही है कि मुस्लिम काल कैसे हो सकता है, विजयनगर साम्राज्य हिंदू शासन काल है। और जब एंशिएंट में हिंदू काल कह रहा है, तो आप कश्मीर में देखेंगे जब मिडिवल की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो तभी आकर के कुछ मुस्लिम शासकों ने सत्ता स्थापित की। तो हम ये जो तीनों का जो विभाजन किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल या ब्रिटिश काल, पहले तो जो बांटने का आधार है वही गलत है, और जो बांटा भी है तो उसके तर्क भी गलत है। लेकिन हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जेम्स मिल का ध्यान रखना है, इसने बताया है। ठीक है।